कंट्री जो कि शेयर करता है लैंड बॉर्डर। एफडीआई रिलेटेड चेंजेस लाए। दूसरा, क्लोज किया ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट रूट जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के पास थे। अब वो लोग ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएंगे। ये जो एक्शन था वो एम किया था टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक चाइनीज टेक ओवर एज शेयर्स ऑफ मैनी इंडियन फर्म्स प्लंग्ड ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। क्योंकि चाइना के पास पैसा था, वो पैसा लगा के जो ऐसे इंडस्ट्री जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसका टेक ओवर कर लेता। और द एक्शन वॉज टेकन आफ्टर चाइना सेंट्रल बैंक जो था उसने 1.01% स्टेक ले लिया, किसमें? तो HDFC जो कि एक बड़ी बैंक है। तो इफेक्ट क्या हुआ है? तो ऑल चाइनीज़ FDI प्रपोजल्स जो है वो सेंसिटाइज किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर वेंचर्स। FDI हो गया, और क्या हो गया? ओनरशिप रिलेटेड भी दूसरा पॉइंट। तीसरा होगा कि डोमेस्टिक कंपनीज में बी कॉशियस ऑफ एक्सेप्टिंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्शन क्या लिया जा सकता है अगेंस्ट चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। तो सेवरल चाइनीज़ गुड्स सर्ज्ड एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स एंटर्ड द मार्केट चीपर देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इंडिया एग्रेसिवली एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाया। दूसरा, 2 डजन आइटम यूनिट्स अंडर रिव्यू दैट विल रिक्वायर ड्यूटी प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइनीज़ डंपिंग। इसमें होगा तुम्हारा सोडियम नाइट्रेट, USB फ्लैश ड्राइव्स जैसे आइटम्स। फिर इफेक्ट क्या होगा कि इंडिया हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन अबाउट अ डजन प्रोडक्ट। ठीक है। ये सब हम लोगों ने समझा कि उसका क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया है स्टेप्स। और अब एक्शन क्या लिया गया है अगेंस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो इंडिया ने बार किया है चाइनीज़ फर्म को बिड करने के लिए फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा कि एम्पिट पब्लिक सेक्टर फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इसमें कंसिडर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगी इन द मूव एज सेंट्रल गवर्नमेंट राइट्स टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज। इसका इफेक्ट क्या होगा? Although the orders does not apply to procurement by the private sector, it will affect procurement of goods and services by private companies from China. दूसरा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं and government controlled financial institution may not fund private projects with Chinese connection. तीसरा, स्टेट रन कंपनीज जो है वो रिव्यू करेगी ऑलरेडी अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू चाइनीज़ कंपनीज। चौथा, जो चांसेस है हवाई पार्टिसिपेंट्स का 5G प्रोजेक्ट में वो कम हो गया। तो ये हम लोगों ने समझा जो जो एक्शन उन्होंने लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कैन इंडिया अफोर्ड टू बॉयकॉट चाइना। देखो, पहली चीज़ तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा ख़राब नहीं होता, मतलब कि दूसरे साइड को भी हम लोग समझते हैं, तो नॉट नेसेसरली बैड ट्रेड डेफिसिट। और ये बस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, और ट्रेड डेफिसिट हमेशा ख़राब नहीं हो सकता। A persistent trade deficit merits the Indian government to put in place policies and create the infrastructure, जिससे क्या होगा कि हम लोग की जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो कम्पिटिटिवनेस उसका बढ़ेगा। ये हर्ट करेगा इंडियन पुअर मोस्ट, क्योंकि वो जो मोस्टली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं बहुत चीप होते हैं, तो जो गरीब लोगों के लिए अच्छा होता है। तीसरा कि विल पनिश इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ना एज एन इनपुट यूज़ किया जाता है, नॉट एज अ फाइनल प्रोडक्ट बट एज एन इनपुट। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इधर कैपिटल और इंटरमीडिएटरी गुड्स, वही कहा गया है। और ये विल बेयरली हर्ट चाइना, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो सिर्फ 3% है, जो कि बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए। तो इसलिए इन इट्स रेस्पॉन्स टू द बैंक, बीजिंग ने कहा है कि वो WTO पे ले जाएगा इंडिया का केस। ठीक है। और साथ में इंडिया को एक और घाटा होगा कि जो एक पॉलिसी क्रेडिबिलिटी है वो भी घट जाएगा इंडिया का। और ये सजेस्ट किया गया है इंडिया को, however any foreign investors demands the policy credibility and certainty. If policies can be changed subject to bilateral relation, investors willingness to invest will decrease. मतलब इन्वेस्टर्स देखेंगे ना कि कितना प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी असर करेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी वार, मतलब ये जो ऑलरेडी चल रहा है US चाइना, तो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल वार भी एक तरह से चल और बढ़ेगा। फिर रेजिंग टैरिफ, मतलब कि तुम बढ़ाए मैं भी बढ़ा दी, फिर तुम टैरिफ बढ़ाए फिर मैं भी बढ़ा दी, तो ये एक
म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा कि तुम भी गए मैं भी गई, ठीक है, म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो जैसे चाइना भी बढ़ाएगा फिर इंडिया बढ़ाएगा, फिर चाइना बढ़ाएगा फिर इंडिया बढ़ाएगा, तो इस तरह दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो व्हाट विल ऑल्सो गो अगेंस्ट इंडिया हियर इज इट्स रिलेटिव इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ग्लोबल ट्रेड। मतलब कि उतना खास प्रेजेंस नहीं है अभी भी इंडिया का ग्लोबल मार्केट में, तो उतना असर नहीं करेगा चाइना को जितना इंडिया को करेगा। तो रिकमेंडेशन क्या है फॉर इंडियाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विद चाइना? पहला तो रीथिंक करो ट्रेड स्ट्रेटजी। China does not have market economy status under the WTO rules, though which apply to countries not companies, except in the case of anti-dumping agreement. Moreover, the MFN clause does not apply to all service. इसलिए एक selective और gradual phasing out of Chinese imports की ज़रूरत है। Increase होना चाहिए tariffs for MFN. इंडिया को also invoke करना चाहिए national security clause in WTO rules. और FTA जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन रेगुलेशन को भी रिव्यू करना चाहिए, भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर रिटेलिटरी एक्शन ज़्यादा लिया जाएगा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे एक्सपोर्ट पे भी, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होगा। फिर एक रोड मैप लगाना चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, ठीक है, और डिपेंडेंस घटाना चाहिए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल को बैन कम करना चाहिए, एसेंशियल है उसको अलाउ करना चाहिए, और साथ में नए एक्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। एज द नेचर ऑफ, ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा। और साथ में लास्ट 3 पॉइंट है कि रेगुलेटरी रिजीम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सही करना चाहिए, ठीक है, और स्टेट टू प्रोविंस इंगेजमेंट भी बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, CII मतलब कि इसको और ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि इंगेज कर सके चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ भी इंडिया और चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर को भी, ठीक है। फिर कंक्लूज़न में ये कह सकते हैं कि नी जर्क रिएक्शन के जगह इन द फॉर्म ऑफ बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ गुड्स हम लोग को एक बैलेंस तरीके से काम करना चाहिए। चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम लोग को ज़रूरत है कि फोकस करना मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे, MSME पे। फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इंडिया को compete करना चाहिए मिलिट्रीली विद चाइना, ताकि हम लोग हर चीज़ पे खतरा ना रहे इंडियन बॉर्डर पे। और तो बेसिकली हम लोग को बहुत बैलेंस्ड तरीके से आगे चलना चाहिए, ठीक है। तो नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंसी मतलब कि हम अब एक बार पूरा हम लोग एट अ ग्लैंस समझ लेते हैं। तो पहले तो किस तरह का डिपेंडेंसी है। चाइनीज़ इंपोर्ट कितना है 16.6%, और जबकि चाइना अकाउंट्स फॉर 5.3% ऑफ ऑल इंडियाज़ इंपोर्ट, मतलब 5% हम लोग भेजते हैं, 16% उधर से आता है। और कितना है डेफिसिट $63 बिलियन। फार्मास्यूटिकल में 2/3 ऑफ इंडियाज़ टोटल API रिक्वायरमेंट जो है वो सोर्स्ड है फ्रॉम चाइना। ऑटो में हाई इंपोर्ट्स है स्पेशली इन की सब कॉम्पोनेंट। उसी तरह सोलर इंडस्ट्री में है, नेशनल सोलर मिशन जो है वो डोमिनेट होता है बाय इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। फिर केमिकल और एग्रो केमिकल्स में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो वो इंपोर्ट होता है फ्रॉम चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट वेंचर है जो कि इसमें चाइनीज़ प्लेयर है अगेन जॉइंट वेंचर्स में। तो क्या क्या पॉइंट हुआ याद करो, पहला हुआ फार्मास्यूटिकल, दूसरा ऑटो, तीसरा सोलर, चौथा केमिकल, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर। और 800 इंडियन कंपनीज हैं इन इंडियाज़ मार्केट। लार्ज स्केल चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप में। फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया वो भी अनक्लियर है क्योंकि वो रूट करके आता है फ्रॉम मॉरिशियस या सिंगापुर। उसी तरह कोविड-19 के कारण अनदर डायमेंशन ऑफ डिपेंडेंस मतलब कि मेडिकल सप्लाई रिलेटेड बढ़ गया है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लिया जा सकता है टू रिस्ट्रिक्ट चाइनीज़ इंपोर्ट्स? एक तो चेंज करना चाहिए FDI पॉलिसी, दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाना चाहिए, तीसरा इंडिया को बैन करना चाहिए 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन
मतलब रिसेंटली उसने बैन किया, स्टेप्स लिया उसने, ठीक है, ये सब स्टेप्स उसने लिया है। इंडिया बार्ड सेवरल चाइनीज़ फर्म्स फ्रॉम बिडिंग फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो आप समझते हैं चैलेंजेस क्या इन बॉयकॉटिंग चाइना। एक तो आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट विल अंडरमाइन एफिशिएंसी, मतलब हम ही लोग का एफिशिएंसी कम हो जाएगा और कंज्यूमर का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। जो पुअरेस्ट कंज्यूमर है उसको असर करेगा, और जो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स है जिसमें कि 50% जो है इंडिया का इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर ईदर कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये नहीं हर्ट करेगा चाइना को, विल बेयरली हर्ट चाइनाज एक्सपोर्ट टू इंडिया सिर्फ 3% है, ठीक है, लेकिन इंडिया को हर्ट कर जाएगा। इंडिया का जो है क्रेडिबिलिटी वो उस पर असर करेगा, पॉलिसी क्रेडिबिलिटी पे भी। और यूनिलैटरल मेजर्स तो है वो एक म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंडियन चाइना टेक्नोलॉजी कुड इश्यूज कुड एक्सकलेट टू अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी वॉर। अब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि आप एनालाइज कीजिए इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन, या इंडिया चाइना का जो सोलर इंडस्ट्रीज़ का डिपेंडेंसी है, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसको बताने। तो आप लिख पाएंगे आई थिंक आफ्टर दिस। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से आएंगे कि कि वी आर इम्पोर्टिंग दिस मच एंड इफ़ वी स्टॉप दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इट विल हर्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, या क्रिटिकली एनालाइज। तो यू विल हैव टू आंसर दैट। तो अब समझते रीज़न क्या है डिपेंडेंसी का। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा मैंने कहा, विज़ विज़ डोमेस्टिक नीड्स, लिबरलाइज ट्रेड एंड एफडीआई रेजीम, हाईली कॉम्पिटिटिव चाइनीज़ गुड्स, ineffectiveness of trade remedial measures, quality control and standardization, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे, तो देखो ये जो क्वेश्चन आएगा मोस्टली GS3 में आ सकता है आपका, इकोनॉमिक सेक्शन में, या फिर GS2 में, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का के ऊपर, तो एक तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को असर किया है, हर्ट किया, साथ में MSME को, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल को, और साथ में फ्रेजिलिटी बढ़ाया सप्लाई चेन्स का। इससे क्या हुआ है कि वाइबिलिटी जो है वो, जैसे कि सोलर इंडस्ट्री उस पर असर किया, पुअर क्वालिटी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमन हेल्थ और लोकल एनवायरनमेंट पे असर किया। अब लास्टली वे फॉरवर्ड में जो रहता है कि हम लोग रीथिंक करें ट्रेड स्ट्रेटेजी, इंगेज करें नए एक्टर्स से, क्रिएट करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि एक बैलेंस बनाए, और साथ में गिविंग स्टेट मोर ऑटोनॉमी, स्ट्रेंथन करे CII ब्रांच ऑफ संघाई, ताकि हम चाइना के प्राइवेट सेक्टर को से भी बात कर सकें। देखो सो ये वाला पॉइंट टॉपिक तो हो गया। इसी तरह मैं जो पूरा विज़न का जो सीरीज़ है उसका मैं कंप्लीट करा दूँगी। सो अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो इसको कंटिन्यू करना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल हो, और ये मैं कंप्लीट करवा दूँगी आप लोगों का, एंड आई होप कि ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो यू कैन काइंडली कमेंट कर सकते हैं नीचे। सो थैंक यू सो मच।